गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, चालकता के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो क्लास अपनी हुई थी कोलराउश लॉ यानी कोलराउश के नियम की कैसे अपने न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, कोलराउश के नियम से अपने ये जाना कि कोई भी आयन होता है वो क्या करता है, अनंत तनुता पर स्वतंत्र आयन की तरह व्यवहार करता है। क्लियर। और उसकी चालकता होती है, वो उसकी खुद की चालकता होती है। अब क्या होता है कि किसी जो विद्युत अपघट्य होता है, अपने ये देख के तो नहीं बता पाते कि भाई उसकी चालकता ये है, उसकी चालकता ये है। इसलिए क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण अपने प्रायोगिक रूप से करना पड़ता है। क्लियर। और इसमें अपने कुछ बातें लिख लेते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का सापेक्ष निर्धारण संभव नहीं है। निर्धारण संभव नहीं है। क्लियर। उसकी चालकता को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। किया जाता है। क्लियर। और सूत्र अपने पास क्या है, चालकता, या अपने पास चालकता की जगह क्या काम में ले सकते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता काम में ले सकते हैं। क्लियर। चालकता, विशिष्ट चालकता, जिसे क्या बोलते हैं अपने, कप्पा से दर्शाते हैं। क्लियर। और ये क्या होता है, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, इस सूत्र से अपने निकालते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि अपने कोई भी सेल हो या अपने पास कोई भी विद्युत अपघट्य हो। ठीक है, सेल में क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, सेल की चालकता निकलती है। अब अपने विद्युत अपघट्य की चालकता निकालनी है और उसको प्रायोगिक रूप से निकालेंगे। क्लियर। अब विद्युत अपघट्य अपने पास कैसा होगा, विलयन अवस्था में होगा, और उसे किसी भी अपने जैसे व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं, तो व्हीटस्टोन सेतु में उसको संयोजित कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अपने पास विद्युत अपघट्य होगा और उस विद्युत अपघट्य को लगाना किसमें है, विलयन स्टेट में। और विलयन में अपने कैसे लगाएंगे किसी सेल को, तो उसके लिए अपने एक विशिष्ट प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं। क्लियर। किसका उपयोग करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं, जिसे अपने चालकता सेल कहा जाता है। क्लियर। तो अपने लिख देते हैं, किसी विलयन की चालकता निर्धारण किसी विद्युत अपघट्य, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता निर्धारण में सबसे बड़ी बाधा यह होती है, बड़ी बाधा यह होती है कि विलयन को सेतु में लगाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। आपको क्या है, विद्युत अपघट्य पड़ा है अपने पास, उसको क्या किया,
मैंने घोल दिया, तो घोलने के बाद में विद्युत अपघट्य का क्या बन जाता है अपने पास, विलयन बन जाता है। क्लियर। और विलयन को जब मैं किसी अपने व्हीटस्टोन सेतु में लगाऊंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, भाई आपके पास द्रव अवस्था में कोई चीज़ है, अब मैं उसमें 2 रोड लगाऊंगा तो कैसे उसको जोड़ूंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा। इसलिए एक विशिष्ट प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है। क्या, तो एक विशिष्ट प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो इसमें लिख देते हैं, अंतः इस विलयन का एक विशिष्ट सेल बनाया जाता है, विशिष्ट सेल बनाया जाता है, बनाया जाता है, जिसे चालकता सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है। इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। क्लियर है बच्चों। अपने पास क्या है, चालकता सेल का उपयोग करेंगे जिसमें क्या प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। क्लियर। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा चालकता सेल का अनुप्रस्थ काट क्या होता है, वो होता है अपने पास A। ठीक है, अपने पास ये है, यहां लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, ये इसी पे लिख देता हूं। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल A होता है। क्लियर। तो मैं सेल बना देता हूं। ये अपने पास सेल है, यहां बना दिया। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर विलयन भरा हुआ है। 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, ये है, क्या है, पीटी इलेक्ट्रोड है, ये चालकता सेल है। ठीक है, क्या है, चालकता सेल। अब ये क्या हो, एक सेल बन गया। इसको अपने क्या कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में लगा सकते हैं, वो भी किसमें, अज्ञात प्रतिरोध के रूप में लगा सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है, भाई इसमें इंपॉर्टेंट डाल देते हैं इसमें। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि चालकता सेल में किस करंट का उपयोग करते हैं, डीसी का उपयोग करते हैं, एसी का करते हैं, डीसी का करते हैं तो क्यों करते हैं, एसी का करते हैं तो क्यों करते हैं। क्लियर। अब बात आती है, मैं लिख देता हूं कि चालकता सेल में डीसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो ये बात तो आगे मैंने बता दी आपको कि डीसी का प्रयोग नहीं किया जाता। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। ठीक है, डीसी का मतलब आपको पता है
डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। और एसी का मतलब अपने पास प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, याद रखना भाई। अपने अगर डीसी का प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट करंट होने से क्या होता है, जो विलयन का जो संगठन होता है वो परिवर्तित हो जाता है। पहला ही पॉइंट है और इसी में अपना आंसर, ठीक है, क्योंकि दिष्ट धारा से दिष्ट धारा, ठीक है, डीसी से विलयन का संगठन परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। इसलिए केवल प्रत्यावर्ती धारा, जिसे बोलते हैं एसी, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन आता है अपने पास, एसी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि एसी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एसी का प्रयोग करने से जो अपने चालकता सेल है उसमें क्या है, विलयन का संगठन परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें चलते हैं, अपने बना लेते हैं, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु बना लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु बनाना बहुत ही आसान है। क्लियर? तो अपने पास ये है व्हीटस्टोन सेतु, ये इसमें माइक्रोफोन लगा है, ये ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध, ठीक है, इसे मैं नाम देता हूँ R4, ठीक है, R3, R1, R2, ठीक है, इसे मैंने जोड़ दिया और ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास व्हीटस्टोन सेतु है। क्या बच्चों? व्हीटस्टोन सेतु। क्लियर? और मैंने यहाँ इसको बैटरी से, एक बड़ी बैटरी से जोड़ते हैं, प्लस माइनस। क्लियर? अब ये जो अपने पास जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध किसके रूप में लगाया गया है अपने पास? चालकता सेल के रूप में लगाया गया है। क्लियर? व्हीटस्टोन सेतु में जो अज्ञात प्रतिरोध है वो चालकता सेल के रूप में अपने लगाया है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जिस भी चालकता सेल का अपने प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, ठीक है, चालकता ज्ञात करनी होती है, उसे अज्ञात प्रतिरोध के रूप में व्हीटस्टोन ब्रिज में संयोजित कर देते हैं। लिखते हैं, जिस सेल, जो भी अपने पास चालकता सेल है, ठीक है, कि चालकता ज्ञात करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, उसे अज्ञात प्रतिरोध के रूप में व्हीटस्टोन सेतु में संयोजित कर देते हैं। क्लियर? अब अपने पास ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें ये जो अपने पास R4 है, ये क्या है अपने पास? अज्ञात प्रतिरोध अपने ले लिया है, ठीक है। और इस परिपथ में एक मैंने क्या संयोजित कर दिया, ये माइक्रोफोन, ठीक है, लिख देता हूं, इस परिपथ में, ठीक है, एक माइक्रोफोन संयोजित कर दिया जाता है,
संयोजित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, जो एक न्यूनतम ध्वनि पर परिपथ के संतुलित होने की जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। करता है। क्लियर? ये तो था अपने पास व्हीटस्टोन सेतु, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी। क्लियर? और अब क्या होता है जब अपने पास न्यूनतम ध्वनि आ जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो अपना पास व्हीटस्टोन सेतु होता है वो क्या संतुलित माना जाता है। ठीक है? और निम्न संबंध के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है, रोध ज्ञात कर लिया जाता है, जो अपने पास क्या था R4 था अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, मैं लिख देता हूं अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, वो था R1 R3 बटे R2, ये अपने पास अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और व्हीटस्टोन सेतु में क्या है जो फिजिक्स में होता है काफ़ी बड़े लेवल पर होता है, पर अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन की चालकता निकालनी है। ठीक है, अपने पास विलियन पढ़ेंगे तो विलियन की चालकता निकालनी होती है। और फिजिक्स में क्या होता है जो अपने पास दृढ़ चीज़ें होती है, कठोर चीज़ें होती हैं, उनकी चालकता निकाली जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं इस सूत्र के बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान भी है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो टॉपिक अपने पास संचारण। क्या बच्चों? संचारण, संचारण या कोरोजन बोलते हैं। संचारण का जो अपने बोलते हैं जंग लगना, जंग लगना क्या होता है? आजा, क्या होता है जंग लगना? कई बार एक बार यूपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये भी अपने इसके अंदर करेंगे। तो जंग लगने की परिभाषा क्या होती है संचारण की? देखो, जंग लगना भी एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम है, पहली बात तो ये बता देता हूँ। और वैद्युत रासायनिक सेल अपने क्या हो पहले पढ़ चुके हैं, याद है डैनियल सेल? हाँ, सभी को याद होना चाहिए डैनियल सेल। तो इस प्रक्रम में होता क्या है? क्लियर? तो उसमें लिख लेंगे किसी भी धातु, चाहे कोई भी धातु हो, सभी में जंग लगती है। वायुमंडलीय नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या चाहिए अपने पास? वायुमंडलीय नमी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए अपने पास? ऑक्सीजन होनी चाहिए। कि उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीकृत होना जंग कहलाता है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं किसी भी धातु का वायुमंडलीय नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होना संचारण कहलाता है। तो मेन पॉइंट आपको अंडरलाइन करने हैं, वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन, 3 पॉइंट आ गए अपने पास।
वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होना धातु का, वो क्या कहलाता है? संक्षारण। ठीक है, और ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड बनते हैं। क्लियर? इससे धातु ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाती है। किसमें? ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाती है, ऑक्साइड उसके बन जाएंगे। क्लियर? अब लिखेंगे इसके अंदर, किसी विद्युत रासायनिक सेल के समान में जो संक्षारण में भी विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, किसी विद्युत रासायनिक सेल के समान संक्षारण में भी विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अभिक्रियाएं होती है अंतः संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। क्लियर? तो आपसे पूछे कि संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है क्या? जैसे विद्युत रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड होता है, उसी टाइप से संक्षारण में भी क्या होता है? एनोड और कैथोड होता है, इसमें विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात इसमें पूछेंगे, एनोड का काम कौन सा करता है और कैथोड का काम कौन सा करता है? तो देखें, धातु का वो भाग, कौन सा भाग? धातु का वो भाग जो वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के टच में रहता है, वो क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। और वो ज्यादातर कौन सी होती है? धातु ही होती है। ठीक है, तो लिखेंगे अपने, धातु का वह भाग जो वायुमंडलीय नमी व ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, ठीक है, एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। याद रखना, जो मेन चीजें हैं मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, जो अपने को याद रखनी होती है तरीके से। ठीक है, वायुमंडलीय नमी व ऑक्सीजन के जो टच में रहेगा, जो डायरेक्ट टच में, वो अपने पास क्या कहलाता है? एनोड कहलाएगा, धातु का वो भाग। क्लियर? और उसके बाद में अपने को देखना है कि और इस पर ऑक्सीजन की विक्रिया होती है। क्लियर? एनोड है, धातु किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट टच में है। क्लियर? इस पर और इस पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, ये अपने पास धातु है, किसकी प्लेट है? Fe की प्लेट है। ठीक है, आयरन की प्लेट है, Fe लिख देता हूं। ठीक है, Fe आयरन की प्लेट, और ये किसका काम कर रही है? एनोड का काम कर रही है। ठीक है, अब ये क्या किसके संपर्क में है? अपने पास वायुमंडलीय नमी
व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में है। तो एनोड पर बताओ कौन सी विक्रिया होती है? एनोड पर ऑक्सीकरण की विक्रिया होती है। क्लियर? मैं लिख देता हूं, और इस ऑक्सीजन की विक्रिया होती है एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं एनोड, क्या, एनोड। आगे लिख देता हूं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा 2Fe, आयरन है। अब देखो आयरन है, आयरन कौन सी स्टेट में जाएगा अपने पास? आयरन जाएगा अपने Fe+2 में जाएगा। क्लियर? आयरन कौन सी स्टेट में जाएगा? Fe+2। आपको पता रहना चाहिए कि अपने पास आयरन की कौन कौन सी स्टेट होती है, Fe+2 और Fe+3 होता है। क्लियर? Fe+2 और Fe+3। तो यहां से अपने पास क्या है? Fe+2। 1 से 2 निकलेंगे तो 2 से कितने निकलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर? तो ये बात होगी अपने पास क्लियर, क्योंकि जो धातु है वो एनोड का काम करेगी। एनोड क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्लियर? अब कैथोड का काम कौन करेगी? कैथोड का काम बचे हुए करेंगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन। कैथोड का कार्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा वायुमंडलीय नमी तथा ऑक्सीजन। ठीक है, नमी तथा ऑक्सीजन करते हैं, क्लियर? तो वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन क्या अपने पास? कैथोड का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? एनोड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये एनोड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो अपने पास क्या है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन। क्लियर? नमी से क्या आएगा अपने पास? H+ आएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे अपने पास? 4 इलेक्ट्रॉन इस आयरन ने त्यागे। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि धातु का वो पार्ट जो सीधे डायरेक्टली टच में होता है, किसके? वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के। क्लियर? तो वो क्या करेगा? अपना ऑक्सीकरण करेगा, क्योंकि एनोड का काम वो करता है। और एनोड पर ऑलवेज क्या होता है? हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और क्या बना अपने पास? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब बचा क्या अपने पास पार्ट? बताओ, संक्षारण में, कोरोजन में क्या बचा? जंग लगन में ऑक्सीजन बच गई बाहर वाली, और बाहर वाली ऑक्सीजन क्या करेगी अपने पास? कैथोड का काम करेगी। तो कैथोड, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण करे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी ने। ऑक्सीजन ये रहा, नमी से अपने पास क्या है? H+। तो क्या बन गया अपने पास? 2H2O। ये होगी अपने पास संक्षारण की एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया। यहां ऊपर लिख देते हैं अपने पास कैथोड। कैथोड पर क्या होता है अपने पास? अपचयन होता है बच्चों। क्या होता है? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन अपने ग्रहण कर लिए, तो उस स्थिति में क्या होता है? अपने पास ऑक्साइड बन जाएगा, और ऑक्साइड बनते ही ये जंग लगने की प्रक्रिया स्टार्ट। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है? अभिक्रिया के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, कि लोहे जैसी धातुओं पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना, वो क्या कहलाता है?
संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्साइड बनने के कारण क्या होता है, ये जंग लगने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, कि संक्षारण की संपूर्ण विक्रिया बताओ। अब आपके पास आ गया संक्षारण की संपूर्ण विक्रिया और जंग का सूत्र बताओ। क्या? जंग का सूत्र बताओ। तो जंग का सूत्र अपने पास Fe2O3.3H2O। क्लियर? याद रखना, ये सिंपल था, मैं यहाँ थर्ड में लिख देता हूँ, 1 नंबर में आ जाता है कई बार। जंग का सूत्र, ठीक है, Fe2O3.3H2O, याद रखना, ठीक है, बोलना मत। अब संक्षारण की संपूर्ण विक्रिया जैसे अपने डैनियल सेल में की, उसी टाइप से इसी में कर देंगे। संक्षारण की संपूर्ण अभिक्रिया। अब संपूर्ण विक्रिया मैंने आपको सिखाई हुई है बच्चों। एनोड और कैथोड की विक्रिया, एनोड वाले एक साइड लिख दो, कैथोड वाले एक साइड लिख लो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अपने काट देंगे। तो देखें, पहले अपने लिख देते हैं इधर वाला 2Fe, ठीक है, 2Fe। अब इधर के लिख देंगे 4H+, फिर प्लस O2। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास कट गए, ठीक है। तो फिर अपने लिख देते हैं इसको प्लस 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। ये संक्षारण की संपूर्ण विक्रिया है बच्चों। याद रखना, क्वेश्चन अपने पास आते हैं छोटे से, पर क्वेश्चन को क्या है, डीप में पढ़ना है। क्लियर? तो विक्रिया एनोड कैथोड की विक्रियाएं, संक्षारण की परिभाषा और संक्षारण की संपूर्ण विक्रिया इंपॉर्टेंट डाल देता हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है इसके अंदर, जिसे बोला जाता है बलिदानी सुरक्षा। क्या बोला जाता है? बलिदानी सुरक्षा, ठीक है, गैल्वेनीकरण, और क्या बोला जाता है? यशद लेपन। क्या बोला जाता है? बलिदानी सुरक्षा, गैल्वेनीकरण, यशद लेपन बोला जाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब अपने पास क्या होता है, लोहा होता है, मेनली अपने पास लोहा यूज करते हैं। क्लियर? तो उस पर क्या होता है कि कोई कम विभव वाली धातु का लेप कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो कम विभव वाली धातु का लेप हमने आयरन पर किया है, तो पहले संक्षारण किसका होता है? उसका होता है। जैसे जिंक का कर दिया। क्लियर? मान लो ये आयरन है, आयरन, ठीक है, आयरन मैं बना देता हूं, ये आयरन, ये आयरन अपने पास, ठीक है, आयरन धातु है। इसका विभव क्या अपने पास ज़्यादा है, ज़्यादा विभव होने के कारण ये संक्षारित ज़्यादा होती है। मैंने क्या किया, इस पर जिंक धातु का लेप कर दिया, जिंक धातु का लेप कर दिया। जिंक धातु का विभव क्या है? कम विभव है, कम विभव। जैसे जिंक, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। और विभव ज़्यादा किसका? आयरन का। तो आयरन पर कम विभव वाली धातु का लेप करने से तो आयरन क्या होती है, संक्षारण से बच जाती है। और संक्षारण पहले किसका होता है? जिंक धातु का होता है। क्लियर? ऑक्सीकरण होगा तो किसका होगा पहले? जिंक धातु का। क्लियर? और ये क्वांटिटी डिपेंड करती है जिंक धातु की लेयर अपने परत अपने कितनी चढ़ाई है। अगर परत ज़्यादा मोटी होगी तो आयरन का संक्षारण और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे जिंक वाली परत क्या होगी, संक्षारित होती जाएगी और लास्ट में काफ़ी समय बाद में आयरन की बारी आएगी। क्लियर? और यही अपने पास जिंक की लेयर पतली एकदम महीन है, तो जिंक की लेयर क्या जल्दी संचारित हो जाएगी और फिर आयरन का नंबर जल्दी आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें लिख देते हैं अपने सिंपल सी परिभाषा लिख देते हैं। क्लियर? कि जब आयरन पर
किसी कम विभव वाली धातु का लेप किया जाता है, लेप किया जाता है तो यह संक्षारण से बच जाती है। इस सुरक्षा को बलिदानी सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? बलिदानी सुरक्षा कहते हैं, क्योंकि इसमें जिंक अपना बलिदान दे देता है। क्लियर? तथा इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। ठीक है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में अपने पास जिंक काम में आता है ना, इसलिए। और यशद लेपन इसलिए बोलते हैं कि जिंक का हिंदी में नाम क्या होता है? यशदराज होता है। क्लियर? इसलिए इसे यशद लेपन भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों आज ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अपने इजीली से पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्लियर? और आज अपनी क्लास काफ़ी लंबी होगी, तो नेक्स्ट क्लास को अपने लास्ट टॉपिक ख़त्म करेंगे और उसके बाद में अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, या अपने स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप के साथ। थैंक यू, बाय।